हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से ब्लूमबर्ग द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है कि इंडिया द्वारा F-35 को लेने से मना कर दिया गया है, तब से इंडिया किन दूसरे प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर कर सकता है या फिर ले सकता है, इसको लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि ये चर्चाएं इंडिया में छोड़कर बाहर ज़्यादा हो रही हैं। इवन कुछ चाइनीज़ सोशल मीडिया साइट्स द्वारा ये पोस्ट किया जा रहा था कि अब इंडिया J-20 ले लेगा। खैर, ये उतना सीरियस मुद्दा नहीं है, पर एक सीरियस डिफेंस साइट द्वारा भी कुछ पोस्ट किया गया है, उस पर हम बात कर सकते हैं। ऑल्दो ये भी कोई सीरियस मुद्दा नहीं है, क्यों नहीं है ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस डिस्कशन से बहुत कुछ पता लगने वाला है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। तो डिफेंस ब्लॉग द्वारा ये न्यूज़ पोस्ट करी गई है कि इंडिया हो सकता है साउथ कोरिया से KF-21 बुरामे फाइटर प्लेटफॉर्म ले ले। तो KF-21 बुरामे साउथ कोरिया का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है, जो कि एडवांस टेस्टिंग फेज में है, और ये 5th जेन प्लेटफॉर्म तो नहीं है, पर इसको 5- कह सकते हैं। साउथ कोरिया इसको 4.5 जनरेशन के तौर पर रिफर करता है, पर इसमें कई 5th जनरेशन के फीचर्स हैं और फ्यूचर में इसी प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई किया जाएगा और ये 5th जेन में ही कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके अंतर्गत फिलहाल यहाँ पर वेपन्स इंटरनली कैरी नहीं किए जाते हैं, लेकिन इसके 5th जेन आइट्रेशन में इंटरनल वेपन बे को दिया जाएगा। तो कोरियन KF-21 बुरामे प्रोग्राम का डिस्कशन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन मॉडल है ये काफी इंप्रेसिव है। तो जब इस एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था तो बहुत एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स नहीं रखे गए थे, अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे जो कि डिजायर्ड टाइमलाइन में पूरे किए जा सके। इसलिए ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, पर ऑलमोस्ट 5th जनरेशन है। प्रॉपर सपोर्ट यहाँ पर फॉरेन पार्टनर्स का लिया गया है, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के डिजाइन से लेकर इसके एवियोनिक्स स्वीट के डेवलपमेंट तक सपोर्ट किया है, और उनके एक्सपीरियंस की वजह से इस एयरक्राफ्ट का जो डेवलपमेंट है वो काफी सीमलेस चला है। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज डेवलप करी गई हैं वो भी एकदम फ्यूचरिस्टिक नहीं है। जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं उन पर ही काम किया गया है ताकि जो डेवलपमेंटल टाइमलाइंस है वो ओवरशूट ना हो, और ये चीज़ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में दिखाई भी नहीं है। और यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स आपने बाहर से बुलाए हैं, आपने सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा लिया हुआ है दूसरे फॉरेन पार्टनर्स का, तो आपको कुछ यहाँ पर मिल नहीं रहा है, आपने कुछ यहाँ पर डेवलप नहीं किया है। एक्चुअली यहाँ पर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होगा इस प्रोग्राम का, यानी कि समय के साथ साथ जो एवियोनिक्स बाहर से मदद लेकर बनाए गए हैं उनको साउथ कोरिया अपने इंडिजिनस एवियोनिक्स से चेंज करेगा, जो कि पैरेलल में डेवलप किए जा रहे हैं। जितने भी फॉरेन इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगे हैं उनका धीरे धीरे रिप्लेसमेंट होगा, और जो ब्लॉक 2 प्लेटफॉर्म निकल कर सामने आएगा जो कि ट्रू सेंस में 5th जेन होगा, और उसमें आपको मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन मिलेगा। तो 2 काम यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। जो साउथ कोरिया की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो भी इनकी पूरी हो रही है, और जो लॉन्ग टर्म इंडिजनाइजेशन का गोल है वो भी पूरा हो रहा है। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच है। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले इनको पता था कि हमें कितना आता है, कितना नहीं आता है, कितना हम कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, और उसके हिसाब से इन्होंने डेवलपमेंट को रखा है और टाइमलाइन भी वैसे ही रखी। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम अपने डोमेस्टिक प्रोग्राम्स की बात करें तो हम क्या क्या करेंगे यही डिसाइड करने में हम सालों बर्बाद कर देते हैं। फिर एक एम्बिशियस टाइमलाइन और गोल रखते हैं जो कि समय पर पूरा नहीं होता, और हमारी रिक्वायरमेंट भी सालों तक पूरी नहीं हो पाती है। तेजस मार्क 2 और AMC जैसे प्रोग्राम जो है इसके क्लासिक एग्जाम्पल हैं। अभी अगर हम उत्तम रडार के ही केस को ले लें, जिसके अंतर्गत तेजस मार्क 1A के 41st एयरक्राफ्ट से उत्तम AESA रडार और इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट लगकर आना था, उसका सर्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, और अब ये एडिशनल जो 97 तेजस मार्क 1 लिए जाएंगे उनके साथ आएगा। तो हमारे यहाँ खिचड़ी इसलिए पकती है क्योंकि हम इतने ओवर एम्बिशियस गोल सामने रख देते हैं कि वो गिवन टाइमलाइन पे पूरे नहीं हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की, पर रियलिटी चेक यहाँ पर जरूरी है। टाइमलाइन को हम उसी हिसाब से रखें, तभी ये चीज बेनिफिशियल हो सकती है, और KF-21 के प्रोग्राम में यही दिखाई देती है। साउथ कोरिया के भी काफी एम्बिशियस गोल हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स और टाइमलाइंस उसी के हिसाब से रखे गए हैं। KF-21 का प्रोटोटाइप पहली बार 2022 में फ्लाई किया था, और अभी तक 6 प्रोटोटाइप्स इनके फ्लाई कर चुके हैं, और ऑलमोस्ट हर तरीके की टेस्टिंग ये कर चुके हैं। अगले साल गोल है इनको सर्विस में इंडक्ट करने का, और जिस तरीके से प्रोग्राम का पेस चल रहा है उससे ये चीज़ ऑलमोस्ट सर्टेन है कि ये अपने गोल को अचीव करेंगे, और अगले साल ये प्लेटफॉर्म साउथ कोरियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट हो जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म डेफिनेटली एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल है, और अगले साल से ये मोस्ट लाइकली डिलीवर होना भी स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इनको नहीं लेगी क्योंकि ये 5th जनरेशन नहीं है।
हाँ, रडार क्रॉस सेक्शन इनका लो है, पर कोई इंटरनल वेपन बे नहीं है, तो अगर ये कोई भी वेपन कैरी करेंगे तो इनका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो ये हमारी 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ में अगर आप इन्हें MRFA के अंतर्गत भी डालते हैं तो फिलहाल ये कम्प्लीटली साउथ कोरियन प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसा कि हमने बताया, इसमें कई ऐसी चीज़ें लगी हैं जो कि दुनिया की दूसरी कंट्री से सोर्स करी जा रही हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म के प्रोक्योरमेंट को यूजुअली अवॉइड किया जाता है, तो ये अच्छा MRFA कंटेंटर भी नहीं बन पाएगा। क्या ये बुरा प्लेटफॉर्म है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट होगा, पर हमारी रिक्वायरमेंट में फिट नहीं होता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।